अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं अवाम का सच स्पेशल एपिसोड। नाजरीन, आज हम लोग मौजूद हैं यादगार गाजियान डोगराई के पास। आखिर ये जवानान कौन हैं, आखिर इन्होंने क्या कुर्बानी दी, इनकी कहानी सुनाऊंगा मैं आप लोगों को। नाजरीन, ये वो जवान हैं कि जब दुश्मन ने अपनी नापाक नज़रें, नापाक अज़ाइम पाकिस्तान के लिए रखे तो इन्होंने उनको दफन कर दिया। इन्होंने डोगराई से आगे दुश्मन को आने ना दिया। ये वो जवान हैं कि जो 106 के 106 अपनी धरती माँ के लिए कुर्बान हो गए, लेकिन इन्होंने दरेग नहीं किया, पीछे नहीं हटे। ये वो जवान हैं कि जब धरती माँ ने इनको पुकारा तो इन्होंने कहा कि पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। नाजरीन, आज इनको खराजे तहसीन पेश करने के लिए इस यादगार पे हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत सारे सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी के लोग, फौजी अफसरान और बहुत सारे ऐसे एहलकार, सिविल सोसाइटी से बुजुर्गान, वो यहाँ पे आए हैं जिन लोगों को इनकी कदर है, जिन लोगों ने इन लोगों की कुर्बानियाँ देखी, जिन लोगों ने ये देखा कि ये वो हस्तियाँ हैं, ये वो पाक लोग हैं कि जब भी ये मुल्क, ये पाकिस्तान, ये कौम इनको पुकारती है तो ये दरेग नहीं करते, ये पीछे नहीं हटते। आज भी हमारी कौम में पुरदम जाले मौजूद हैं नाज़रीन, और आज भी इस सिविल सोसाइटी में और इस फौज में कासिम तारिक गजनवी जिंदा हैं। आज भी इस सोसाइटी में अजीज़ भट्टी, राशिद मिन्हास और कर्नल शेर खान जिंदा हैं। और नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये तमाम अफराद तो यहाँ पे दफन है। ये हमारे लिए काबिले एहतराम है, ये मोहतरम है हमारे लिए, और हर वो जवान मोहतरम है जिसने इस धरती माँ के लिए कुर्बानियाँ दी, इस धरती माँ के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं, अफसरान से बात करेंगे कि आखिर ये 65 की जंग में हुआ क्या, इन लोगों ने कैसे कुर्बानियाँ दी, वो कहानी क्या है कि जब इनको पीछे हटने के लिए कहा गया तो ये पीछे हटे, जब इन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा गया तो ये आगे बढ़े, लेकिन जब जो चले तो कोहे गरां थे हम, जो रुके तो जहाँ से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया, करोकत ज़मीं पर सरे कफन, मेरे कातिलों को गुमा ना हो कि गरूर इश्क का बांगपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। मेरे चारा घर को नवीद हो सफ़े दुश्मना को खबर करो कि जो कर्ज रखते थे जहाँ पे वो हिसाब आज चुका दिया। आइए जानते हैं। सलाम, खैर है, ठीक हो? ठीक हो। अच्छा चाचू, ये दसो कि इत्थे पूरे साल कब्रां ते लोग आंदे रहंदे ने? आंदे रहंदे ने सारे। क्या करदे ने इत्थे आके? दुआ शुआ मंगदे ने, फायदा खानी करदे ने, हम तो जांदे रहंदे ने। ठीक। हाँ जी। कोई किस्सा, कोई कदे किस्सा, कोई आया हुआ वाकया कि आके रोवे थे, इन्हें याद करके रोवे? किस्सा वाकया, वो कप्तान है, डॉक्टर कप्तान है, अच्छा, ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਵਾਲਾ। अच्छा, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਟ ਸਾਰੇ ਕਸਾਂ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਸੂਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਜਾ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਪਟਰ ਸਾਹਮਣੇ डॉक्टर साहब रहे ने, मन पट्टी करते रहे। जिस तरह ये यादगार पे लोग आते हैं, ठीक है, इस तरह पूरे साल लोग आते हैं? पूरे साल लोग आते हैं, हर साल 16 बजे अपने जश्न मनाती है, अपनी करती है, अपना सलामी दिंदी है, हर मेजर जनरल का सब सारे इत्थे आउंदे ने। अच्छा, हाँ जी। ठीक। एक वाकया होर सी कि जाने के इत्थे पहले हुंदी नहीं सी, गार्ड हुंदी सी ते कुत्ते शुत्ते जे डरदे रखना जेह्ड़ियां डंडे फड़ लैंदे सी ते हुण मतलब ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਇੱਕ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, तुम्हारी वारी है। ਗਰਾਜ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਮਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਗੈਬੀ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜੋ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਐ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਗੈਬੀ ਸ਼ਮਕਾ ਵਜੇ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਕਿਉਂ, ਸੋਇਆ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾਗਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਸਭ ਜਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੀ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਕਬਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਆਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਾਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਮੀਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ।
वो एक माह बाद आया, उसने कब्र खुदाई कर दी। तो ऐसा सी कब्र से जैसे वो पुटदा सी ना, जैसे लोहा होता है। तो बड़ी मुश्किल ना वो तह तक पहुँचे। तो आंदा यार, मैं उन्होंने आख्या यार तू अपने प्यो दफन किया भी है कि नहीं? आंदा मैं अपने हत्थी दफनाया। मैं फिर ऐसे कर फिर ना तू ना मैं खुरपी लिया तो 1-2 इंच होर फोल तो उसके बाद जो होया मिल जाएगा। अगर वो खोलिया उन्हें खोदा वाकई खबर नज़र आ गया तो उसने किया खबर उठा के तो अद्धा च इत्थों तक तड़ना तंगा करके तो उन्हें सारा वजूद सारा टोया सारा ही। अच्छा उन्हें बिल्कुल मेरा बाप ठीक है, अच्छा उसी तरह ठीक है। दोबारा फिर उन्हें सिलवा पा के दोनों उत्ते मिट्टी डाल दी, उत्ते लिंट पा तक अच्छा चाचू, किस किस की कब्रें हैं यहाँ पे? ना शामी दियां ने, अपने शोहदा दियां ने, अच्छा ते उधर बंगालियां दे ने, जेह्ड़े 16 पंजाबी शहीद होए ने उन्हां दी कबरां ने। ते बाकी जरनैल ने, इत्थे सुप्रीम कोर्ट जज ने, ते सब सारे जज इत्थे ने सारे आए ने। अच्छा, यानी यहाँ पे जो कब्रें हैं वो सिविलियंस की भी हैं, शोहदा की भी हैं। रली मिली मिक्स हुई ने, सिविलियन भी है ने, दूसरे शोहदा दे भी है ने। ठीक है। हाँ, और जेड़ा- आप यहाँ पे कितने अरसे से हैं? मैं तो 20 साल हो चले थे। 20 साल हुए चले हैं और 20 साल में इतने सारे हाँ। वाक़यात आपने देख लिए। देखे यार 20 साल वाके सारे वेखे इत्थे जेह्ड़े बहुत आए ने। शुक्रिया चाचू। अच्छा जी, नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी, जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी के डिफरेंट अगर कह लें शाखें यहाँ पे आई हैं और उन तमाम शाखों ने आकर यहाँ पे खराज तहसीन पेश किया इन जवानों को, इन लोगों को कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। और उन्हीं शाखों में से एक शाख जो कि जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे इनके क्या जज्बात हैं अब यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक खैरियत से ठाक, हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे यहाँ पे आना हुआ, क्या सोच के यहाँ पे आना हुआ? क्योंकि अगर देखा जाए तो डेफिनेटली ये जो शुहदा हैं इनका कर्ज़ है, ये कर्ज़ है जो हमने चुकाना है, हमने उतारना है। हर उस पाकिस्तानी पे है शायद कि जो यहाँ पे रहता है, ख़ास तौर पे लाहौर पे, क्योंकि दे आर द सेवियर्स ऑफ लाहौर। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही कहूँगी कि आज तो हम जश्न मनाते हैं और ख़ास तौर पे इंडियंस को और जो हमारे दुश्मन हैं उनको दिखाने के लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम यहाँ पर शोहदा के लिए फातिहा ख़्वानी तो हो रही है, उनके फ्लावर्स सवेनियर्स वगैरह दे रहे हैं उनको, मगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम वो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं कि जो हमने बहुत ही बुरी शिकस्त दी थी हिंदुस्तान को उसके अपने बॉर्डर के ऊपर। रात को कौन से लोग आके यहाँ पर हमला करते हैं भाई? दलेर दुश्मन भी तो हमें दलेर मिले, कोई ऐसे दुश्मनों का क्या फ़ायदा कि जो रात के अंधेरे में हम पर हमला करें। इसका जवाब दिए तो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये इंडियंस के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है, वो ये है कि दुश्मनी करनी है ना तो खुल के करें, दिन के उजाले में करें। रात को कौन से आप पार्टी करने आए थे तो ऐसी पार्टी कराई हमारी पाक फ़ौज ने। ये नौजवान जो जिनकी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं वो ये ऐलान कर रहे हैं कि हम हर आज जो फ़ौज में हैं, कल जो हैं, परसों जो हैं, अपनी जान तक देने से दरेग नहीं करेंगे, किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, हर किसी को जवाब देंगे, वो भी टकावा। थैंक यू जी। थैंक यू। वालेकुम। कैसे हैं सर? मैं बेहतरीन। सर कैसे आना हुआ यहाँ पे, क्या देख के? और यहाँ पे जब जवानों को देखा, ज़बरदस्त किस्म का गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, फायरिंग हो रही है और एक ऐसा सीन देखने को मिला। 65 में नहीं पहुँचे आप? पहुँचे हैं, बिल्कुल पहुँचे हैं। वो जज्बा वो नज़र आया है कि किस तरह से 1965 की जंग लड़ी गई और पाक फ़ौज के जवानों ने जिस तरह से दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया। ये हमें बताने की चीज़ें हैं और हम बता भी रहे हैं नौजवान नस्ल को। मीडिया भी इसको उजागर कर रहा है। ये बड़ी दास्तान है, मतलब एक ऐलान नहीं किया जाता जंग का और आप पर जंग मुसल्लत कर दी जाती है, आपको पता नहीं होता, लेकिन फिर भी आप हौसले से, दिलेरी से उसका मुकाबला करते हैं। तो ये एक बड़ी बात है हमारे लिए और हमारी पाक फ़ौज ने ये करके दिखाया है कि अगर दुश्मन हमें इस तरह से ललकारेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा, ज़बरदस्त ये बात है कि ये भी एक जवान है जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। एक जवान आप भी हैं, जर्नलिस्ट हैं आप, ठीक है? आपकी भी बड़ी कुर्बानी है, आप भी फील्ड में जाते हैं, जंग लड़ते हैं, रोज़ एक जंग है, ठीक है? और रोज़ जंग ऐसे है कि आपने सच बयान करना है, मुल्क को आगे लेकर जाना है, बहुत सारे हक़ाइक़ हैं जिनसे पर्दे उठाने हैं, बहुत सारे लोगों को आप हिला कर रख देते हैं। आखिर कैसे होता है और ये जज्बा कहाँ से आता है? देखें आपको पता है, आप भी फील्ड में काम करते हैं, सच बोलना मुश्किल है आजकल के दौर में। अगर आप बोलते हैं, बोलना पड़ता है, मतलब हम सच के बगैर रह नहीं सकते। तो अगर आप सच बोलेंगे तो उसकी कीमत तो अदा करना पड़ती है, लेकिन जज्बा यही होना चाहिए कि आप किसी भी कीमत को
साइड पे रखते हुए सच बोलें, आवाम को हकाइक से आगाह करें। और यही जज्बा इन शहीदों से मिलता है कि जिस तरह से उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और अपनी जानों का नजराना पेश किया। दुश्मन ने तो सोचा था कि जिमखाना में आकर हम चाय पिएंगे या खाने खाएंगे, लेकिन उनके जो ख्वाब है वो हिम्मत, हौसले और बहादुरी के साथ चकनाचूर किए गए। और यही जज्बा हमें अब चाहिए। हमें एक कौम होकर एक मरतबा फिर जो है पाकिस्तान की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करना। अच्छा, सुनने में ये आता है, यूजली हम भी दिखा रहे होते हैं, आवाम को भी दिखा रहे होते हैं कि ये जो जज्बा है ये ढीला होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, खम होता जा रहा है। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ है? देखें, मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान पर कोई बात आएगी ना, जब पाकिस्तान की इज़्ज़त पे या पाकिस्तान के वक़ार पे ये सारी कौम एक हो पाक फ़ौज के साथ। क्या बात है जी, क्या बात और ऐसा नहीं है कि हम एक नहीं हैं। जब अभी तो ज़ाहिर चीज़ें चलती हैं, सियासतदान हैं वो अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी ना तो फिर कोई सियासतदान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ज़ात नहीं, कोई पात नहीं, फिर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए हम एक हैं। क्या बात है जी। नाज़रीन भाई, हम सब एक हैं और ये भी जर्नलिस्ट हैं, हमारा भी एक जिहाद है, हम लोग भी ये करते हैं, ये शोहदा हैं, इनसे हमें मोटिवेशन मिलती है। और आज हम लोग जो बाहर हैं वो इन्हीं को देख के हैं, हम लोगों ने ये जो मोटिवेशन ली है इन्हीं को लेके ये जज्बा हासिल किया है। नाज़रीन, मैं जब इनका इंटरव्यू कर रहा था मैंने पीछे देखा ये क्या खूबसूरत कब्रें हैं जी। ये आप ये देखें, मैं आपको ये दिखाऊं कि ये फूल, ये जो हमारी सिविल सोसाइटी आई, ये यहाँ पे आए, इन्होंने ये फूल देखें, ये देखें, एक एक फूल एक एक कब्र पे, ये इनकी कुर्बानियों को की यादों को ताज़ा करते हैं। और उसके साथ साथ जब आप ये देखते हैं कि यहाँ पे पीछे इनके नाम लिखे हुए हैं, ये गंजे शहीदा हैं, और अगर देखा जाए ये बहुत सारे शोहदा यहाँ पे दफन है, तो ये एक एक फूल उस जंग की याद ताज़ा करती है कि जिस दिन हमने दुश्मन को ये कहा था कि सामने से आओ। ये रात के अंधेरों में छुप के वार क्या होता है। हमने दुश्मन को ये कहा था कि अगर पसली है और अगर लड़ना है तो हमें बताओ, हम लड़ने को तैयार हैं। हम जानते हैं कि हम लोगों ने इस मुल्क को कैसे डिफेंड करना है, इस मुल्क का ख्याल कैसे करना है, ये हमारा जो सब्ज़ हिलाली परचम है इसको कैसे सर बुलंद करना है और कैसे इसको थाम कर रखना है, हम सब जानते हैं। और जब तक ये जवान यहाँ पे मौजूद हैं तो वो किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। जवान क्या, हम खुद कुर्बानी से दरेग नहीं करते, हम भी इनके साथ हैं। और जब तक हम हैं तब तक तो कोई दुश्मन सोच भी नहीं सकता। आगे देखेंगे क्या बनता है, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ बिज़नेस कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर कम्युनिटी से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं यादगार पे, और इन शोहदा की कुर्बानियों को याद किया जाता है। ये ऐसी कुर्बानियाँ हैं जिनको भूला नहीं जा सकता, जिनको पसे पोस्ट नहीं रखा जा सकता किसी भी सूरत में, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करने के बाद इस मुल्क का दिफा किया। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? आज हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हम अपने शहदा के ज़ात पे हाज़िर हुए हैं और उनकी खिदमत को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी और आज हम लोग इन्हीं की वजह से पाकिस्तान में अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात। आप डेफिनेटली लाहौर में, और लाहौर में बेसिकली अगर कहा जाए तो ये सेवियर्स ऑफ लाहौर कहलाते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा एक टाइटल है उनके पास और आप सेवियर्स के पास आ रहे हैं, तो उन सेवियर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ इनको सलाम पेश करते हैं जी। आज लाहौर इन्हीं की वजह से, बल्कि पाकिस्तान इन्हीं की वजह से सेव है, तो हमारे लिए तो इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? वालेकुम सलाम जी। देखिए जी, मेरा नाम नजम अज़ारी है। हम एक बिज़नेस कम्युनिटी है फिफ्थ पिलर, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जिस तरह मुल्क के फ़ौजी ये हैं, इसी तरह इकॉनमी के फ़ौजी हम हैं। और जब एक फ़ौजी और फ़ौजी से मिलता है तो उसकी जो एक अंदर के जो जज्बात होते हैं वो भर जाते हैं। मैं दुनिया में काफ़ी जगह गया, काफ़ी मुल्क घूमा, काफ़ी पूरा पाकिस्तान देखा हुआ है, लेकिन जो मेरे एहसास, जो मेरी फीलिंग्स आज यहाँ पे इस कब्रिस्तान तो नहीं कहूँगा, एक जन्नत का टुकड़ा है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हमारे शोहदा दफन है, और जिन्हीं की वजह से आज से आपने खुद ही कह दिया कि सर्वाइवल ऑफ लाहौर है, कि लाहौर को इन्होंने बचाया। अगर आज ये लोग ना होते तो शायद आप और मैं यहाँ आज ना खड़े होते।
तो हमने इनको ट्रिब्यून पेश किया है और ये हमारे हीरो हैं और मरते इनको पेश किया जा रहा है। अभी आप ये देखेंगे बिल्कुल जी। किस जज्बे से पेश किया और जा रहा ये है। ऐसे ही होना चाहिए। मैं जिस तरह हम बिज़नेस कम्युनिटी के लोग आए, इसी तरह जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लोग भी आए हैं। मैं कहता हूँ हर तबका है, हर मज़हब फ़िरका है, हमारे जितने मौलवी हजरात हैं वो हैं, या यूनिवर्सिटी के स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप ताजिर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप वकला हैं, कोई भी हैं, आप हर साल 6 सितंबर को यहाँ पे सबको आना चाहिए और ट्रिब्यून पेश करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि किस हद तक इस चीज़ की अवेयरनेस ज़रूरी है, बच्चों को बताना, आजकल कम्युनिटीज़ में डिफरेंट अवेयरनेस किस हद तक ज़रूरी है कि उनको लाया जाए यहाँ पे? देखें, जिस तरह आप बच्चों के ट्रिप्स उनको ले जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ घुमाते हैं, ले जाते हैं, यहाँ पे भी बच्चों को ले गए ताकि उनके अंदर एक हुब्बुल वतनी पैदा हो। हमारे मुल्क में माज़रत के साथ थोड़ी सी जो एक चीज़ देखी जा रही है, हर बंदा इस मुल्क को बुरा भला कह रहा है, वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि उनके अंदर वो हुब्बुल वतनी नहीं है। वो हुब्बुल वतनी कैसे आएगी? वो ऐसे ही आएगी। आए उनको कब्रें दिखाएं, उनको शोहदा दिखाएं, उनको बताएं कि बेटा इन्हीं लोगों की वजह से आज हम अपने इस मुल्क में इतने आराम से एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं। तो ये उनको दिखाएं, बच्चों को ट्रिप्स यहाँ पे लेके आएँ। जो हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं, बेशक वो अहले सुन्नत हैं या अहले तशरीह जो भी हैं, उनको अपने उलमा कराम को यहाँ पे लाना चाहिए। जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनके जितने भी जजेस हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए, वकीलों को यहाँ पे आना चाहिए, जर्नलिस्ट को यहाँ पे आना चाहिए, डॉक्टरों को जो है इतनी उनकी एसोसिएशंस है, वट एवर जो वो में से ट्रक एसोसिएशंस है या डॉक्टर एसोसिएशन है या लेदर एसोसिएशन है, जितने भी हैं उन सब लोगों को चाहिए कि यहाँ पे 6 सितंबर को आए तो भरा होना चाहिए 6 सितंबर के दिन, ताकि आपके जज्बात और ज़्यादा बढ़े। जितने कब्रिस्तान है, मुझे तो लगता है कि देखें जहाँ जहाँ पे यादगार है, जहाँ जहाँ पे शोहदा पाए जा रहे हैं, शोहदा हैं और बहुत सारे शोहदा हैं। शोहदा तो हमारे सर का ताज है ना, अगर ये कहा जाए कि इन लोगों ने कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए। सिर्फ देखें, ये जितने भी कब्रिस्तान है, जितने जहाँ जहाँ पे भी हमारे शोहदा हैं, उन 6 सितंबर को उन सारी जगहों पे जाना चाहिए। लेकिन जो ये कब्रिस्तान है इसकी एक अलग बात है, क्योंकि कहते हैं 1965 में जो तकरीबन 116 के करीब शोहदा थे, जिसमें से 90 यहाँ दफन है। तो इस जगह की एक अलग ही बात है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले लोग यहाँ पे विज़िट करें, आएँ, इसको देखें, उनके अंदर एक फीलिंग डेवलप होगी। ठीक है, एक ये थेरेपी है एक तरह की, आपके अंदर एक जज्बात पैदा होंगे इस मुल्क के लिए, तभी आप इस मुल्क की फिर खिदमत कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, अभी आपको ये दिखाते हैं कि यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया उन शोहदा को कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। ये 106 हैं, 16 पंजाब रेजिमेंट के। और अगर देखा जाए तो नाज़रीन, ये छोटी चीज़ नहीं है। ये छोटी चीज़ अगर होती तो यहाँ पे हर कम्युनिटी मौजूद ना होती। यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी मौजूद है, यहाँ पे सिविल सोसाइटी से आप जर्नलिस्ट कम्युनिटी आई हुई है, आपको फ़ौजी भी दिखाई दे रहे हैं, अफसरान पुराने दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये तमाम फूल ये इन शोहदा के लिए हैं, ये सिविल सोसाइटी की जानिब से हैं, ये फ़ौजी अफसरान की जानिब से हैं, ये जर्नलिस्ट की जानिब से हैं, बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से हैं। और ये इसलिए रखे जा रहे हैं, ये यहाँ पे इसलिए रखे जाए कि उनको याद किया जाए। हम अगर इनका जिस हद तक बढ़कर शुक्रिया अदा करें, ये कम है कि आज हम लोग यहाँ पे महफूज महसूस करते हैं। वो लोग जो सोचा करते थे कि वो जिमखाना क्लब में बैठ के एंजॉय करेंगे शाम को, उनको इन लोगों ने रोका। और अगर ये लोग ना रोकते तो शायद जिमखाना क्लब में बैठ के एंजॉय ही कर रहे होते, और हम लोग जो हैं शायद वो फ़ख्र नहीं महसूस कर रहे होते जो आज हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो कुछ लोग होते हैं जो चुने हुए होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं अल्लाह ताला की जानिब से। वो लोग कुर्बानियाँ देते हैं, ये हर किसी के बीच में नहीं आता। और जब इन 106 जवानों ने ये सोचा कि हम लोगों ने इस जगह से आगे किसी को नहीं आने देना, तो फिर उन्होंने नहीं आने दिया, और वो जो दुश्मन के नापाक अज़ाइम थे उनको वहीं पे दफन कर दिया। और नाज़रीन, ये वो जवान हैं कि जब भी ये कसम खाते हैं तो ये कहते हैं कि कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम ज़िंदगी की, कसम आबरू की, सदा हम रहेंगे वतन के निगहबां, वतन अपना काबा, वतन ही ईमान। अगर कोई समझे बहक जाएंगे हम, तो गरज कर ये बात समझाएंगे हम। जो नफरत बढ़ाकर वतन बेचते हैं, वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं। किसी पर ये सौदा चुकाने ना देंगे, और वतन पर कभी आंच आने ना देंगे, वतन पर कभी आंच आने ना देंगे। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, में साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और अभी मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर शेर अफगन साहब। और हमने बहुत सारे किस्से सुने 65 की जंग में हमारी पाक फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी, बहुत बहादुरी से लड़े। शायद अगर इतनी बहादुरी नहीं दिखाई जाती तो पाकिस्तान जिस हालत में बचा, सेफ़ हुआ, जिमखाने में हिंदुस्तानियों को चाय नहीं पीने दी, और बहुत सारे किस्से हमारे कानों से गुजरते हैं, हम देखते सुनते रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी क्रैक बटालियन ऑफ पाकिस्तान का नाम नहीं सुना। क्रैक बटालियन ऑफ पाकिस्तान किसने बोला है इसको?
इंडिया ने, भारत ने, हमारे दुश्मन ने बोला, ठीक है, और उसी रेजिमेंट से 16 पंजाब रेजिमेंट से फिर उसको कहा गया सेवियर्स ऑफ लाहौर। आखिर क्या बात है, क्या मामलात हैं? इनको क्रैक बटालियन भी बोल दिया गया, सेवियर्स ऑफ लाहौर भी बोल दिया गया। कहानी सुनेंगे, वॉर हीरो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की ज़बानी। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर क्यों क्रैक बटालियन बोल दिया गया? आखिर हमारी दुश्मन ने हमें। ऐसे है कि 11 सितंबर को 16 पंजाब की 2 कंपनीज़ को हुक्म मिला कि वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो थी, जिसको मेन लाइन ऑफ डिफेंस भी आज हम कहते हैं, वो BRB थी। इससे आगे माइलस्टोन 14.4 के ऊपर जाकर हम दिफा दें, और 16 पंजाब की 2 कंपनीज़ जिसकी स्ट्रेंथ तकरीबन 300 जवान होती है, वो उसने दिफाई पोजीशन लेनी थी। और उसका मकसद ये था कि हिंदुस्तानी फ़ौजें BRB को फिर क्रॉस ना कर सकें या टच ना कर सकें। और वाघा सेक्टर जो कि लाहौर सेक्टर कराता है, इसमें इंडियंस ने 2 इन्फेंट्री डिवीजन और 1 आर्मर्ड ब्रिगेड के साथ हमला किया हुआ था। अच्छा जी। तो जब उनका हमला 6 तारीख को फेल हो गया BRB पे, यानी हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे ही, तो उस वक़्त GOC लाहौर गैरिजन जो थे, अच्छा जी। उन्होंने सोचा कि हम जवाबी हमला करेंगे, जिसमें 16 पंजाब को हुक्म मिला कि बॉर्डर के पार जितनी पोस्टें हैं, 3 पोस्टें, उनको कैप्चर किया जाए। नंबर 2, जितना एरिया BRB नहर के और बॉर्डर के दरमियान है, इसको क्लियर किया जाए। अच्छा जी। तो 16 पंजाब की एक कंपनी ने तूती पोस्ट को कैप्चर किया जो रावी साइफन के पास है, और दूसरी 2 पोस्टें जो कि वाघा सेक्टर में थी, रानी और कक्कड़, उनको एक कंपनी के साथ कैप्चर किया। उसके बाद हुक्म मिला कि मेन डिफेंसिव पोजीशन के आगे 16 पंजाब 2 कंपनियों के साथ दिफा ले। और जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ किया कि मकसद ये था कि दुश्मन जो है वो BRB को फिर टच ना करे। अच्छा जी। तो 11 तारीख से लेके 22 तारीख तक दुश्मन ने 17 ब्रिगेडों के साथ हमला किया। एक ब्रिगेड में तकरीबन 3000 आदमी होते हैं, और वो किन के खिलाफ लड़े थे? 300 आदमियों के खिलाफ। अच्छा जी। और 17 दफ़ा उन्होंने अटैक किया, एंड दे कुड नॉट डिसलॉज 16 पंजाब। अच्छा जी। और इस प्रोसेस में हमारे 106 शहीद हुए, और उस पोजीशन में हमारे 5 ऑफिसर्स शहीद हुए। और उसमें हमारा जो CO था, जो कि एक पारसी ऑफिसर थे, JFC गोलवाला साहब, वो ज़ख्मी हुए और वो कैदी बने। और हमें इस जंग के सिलसिले में 5 सितारा जुर्रत मिले, जो पाकिस्तान फ़ौज में सबसे ज़्यादा थे। टोटल 14 जो थे एजाज़ हमें मिले। और जब 22 तारीख को हमारे पास कोई टैंक को मारने वाले हथियार जो थे वो तबाह हो चुके थे, हमारे पास एमुनेशन ख़त्म हो गया था। अच्छा जी। और दुश्मन के आर्मर्ड ब्रिगेड ने हमारी पोजीशन को ओवररन करने की कोशिश की। तो हमें हुक्म मिला कि आप विड्रॉ करके डोगरई विलेज जो था पीछे, उधर आ जाए, जो कि BRB से भी आगे था। तो इस प्रोसेस में हमारे कैप्टन सगीर शहीद साहब
उन्होंने विड्रॉ करने से इनकार कर दिया और अपने 2IC को बोला कि आप कंपनी पीछे ले जाएं, मैं आपकी विड्रॉल को कवर करता हूं। और वो उन्होंने MG के पीछे वो बैठ गए, उनके साथ 3-4 सिपाही और थे और उन्होंने उस विड्रॉल को कवर किया कि बाकी ट्रूप्स जो हैं वो डोगराई में पहुंच जाएं। इतनी देर में इंडियन फौज ने उनको सरेंडर कर लिया और उन्होंने कहा उनके मेजर साहब ने कि आप सरेंडर्ड हैं, आप जो है सरेंडर कर दें, आप चारों तरफ से आपको सरेंडर कर लिया गया। तो उन्होंने ही रिफ्यूज़ टू सरेंडर और उन्होंने अपनी स्टेन गन निकाली और ट्रेंच से निकल के उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया और फायरिंग करते हुए कुछ आदमियों को उनको मार दिया और इन द प्रोसेस वो भी शहीद हो गए। उनको निशान हैदर के लिए पाकिस्तान फ़ौज ने रिकमेंड किया और इंडियन आर्मी ने भी उनको हाईएस्ट अवार्ड के लिए रिकमेंड किया। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और इस बैटल में जो कि 11-12 दिन की बैटल थी, इसमें जब 23 तारीख को इंडियंस अपनी डेड बॉडीज़ उठाने लाए तो 16 ट्रक्स उनके भर गए थे, इतने उनके आदमी कत्ल हुए थे। और दिस वाज ए रियल बैटल फील्ड आफ्टर सियालकोट बैटल ऑफ टैंक्स। और CO जो थे JF गोलवाला, उनकी टांग में गोलियां लगी हुई थी और उनकी लेफ़्ट बाजू जो थी उसमें गोलियां लगी हुई थी और बड़ी बुरी तरह से ज़ख्मी थे। तो जवानों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम आपको एवैक्यूएट कर देते हैं, उठा के ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने ट्रूप्स के साथ रहूँगा। और वो उधर लड़ते रहे और फिर जब वो बेहोशी के आलम में आ गए तो फिर वो कैदी बन गए। और ट्रूप्स के जो उनके जवान थे उन्होंने भी अपने कैदी बनना एक्सेप्ट कर लिया। यानी ये एक थी यूनिटी ऑफ दैट यूनिट कि CO जो है लेफ्टिनेंट कर्नल, वो वापस नहीं जाना चाहता अपने जवानों को छोड़ के, और जवान जो हैं वो अपने CO को नहीं छोड़ के जाना चाहते क्योंकि वो उनका CO है। ज़बरदस्त सर। अब मुझे ये बताएंगे कि इन बिटवीन जब अब आपने मुझे इतना बड़ी स्टोरी सुनाई, डेफिनेटली आप वॉर हीरो हैं, आपके मुंह से सुनना एक ऑनर है हमारे लिए। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोर्समेट्स के बीच में होती हैं, जो आपके साथ वॉर करने, जंग लड़ने वालों के बीच में होती हैं, जवानों के अपने बीच में होती हैं। और वो जो जज्बा है वो कहीं ना कहीं बहुत बुलंद होता है। हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अभी बस दुश्मन को नहीं आने देना हमने। उससे रिलेटेड कोई कहानी, कोई किस्सा जो आपकी मेमोरी में हो, आपकी याद में हो, आप शेयर करना चाहें। देखिए इतने ज़्यादा किस्से हैं कि मैं आई कांट पिक एंड चूज़। अच्छा जी। बट आई कैन नरेट अनदर स्टोरी टू यू। मेजर मुबारक शहीद जो कि अभी बांग्लादेश उस वक़्त ईस्ट पाकिस्तान था। अच्छा जी। उनकी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि उनको हुक्म मिला था कि वो जो पाकिस्तान की नहर BRB और बॉर्डर के दरमियान जो एरिया उसको क्लियर करें, और उसके लिए 2 कंपनीज और 1 टैंक स्क्वाड्रन उनको साथ दिया गया था एंड ही वाज टू लीड द अटैक। और उन्होंने जब पहला हमला किया तो उन्होंने कैप्चर कर लिया जो ऑब्जेक्टिव था उनका, और दूसरी फेज़ में दूसरी कंपनी ने जाना था। और इन्होंने वॉलंटियर किया कि क्योंकि मैं वो ऑब्जेक्टिव देख रहा हूँ तो मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूँ। और वो उस कंपनी के साथ वॉलंटियर करके गए और आर्टिलरी शेल की वजह से वो उनको शहादत हो गई। तो ये है लेवल ऑफ मोटिवेशन कि एक यूनिट का एक ऑफिसर एक कंपनी लीड कर रहा है, उसने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया और दूसरा उसका कंपनी कमांडर दूसरी कंपनी का जा रहा है तो कहते हैं मैं भी आपके साथ भी जाता हूँ। ज़बरदस्त है। क्या देखते हैं आज के जवान में? आज के जवान में वो जज्बा जो 65 की जंग में हर पाकिस्तानी में था। मैं आज भी बात कर रहा था जब मैं देख रहा था कि जो लोग आए हुए हैं हर कोई बड़ा मोटिवेटेड है,
बड़ी उसके अंदर एक हुब्बुल वतनी का फैक्टर है, वो देखने को मिलता है। आपकी नज़र में क्या है, 65 का जवान के अंदर वो जो जज्बा जो था वो ज़्यादा था या आज के जवान के अंदर जज्बा ज़्यादा है? मैं कहूँगा नहीं कोई कमी है, ज़्यादा है, किस में ज़्यादा था ये? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा जी। वो फ़र्क इसलिए नहीं है कि बेसिकली हमारी जो फ़ौज है ये बिलीव करती है जिहाद में, जी। और जो फ़ौज, जो जवान जिसको ट्रेनिंग ये दी जाती है यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन की, जो कायद आज़म की कहावत है, और जिसमें कुरान पाक से ये बताया गया है कि जो शहीद होता है वो ज़िंदा है और उसको खुराक दी जाती है। तो हमारी फ़ौज का आज भी कोई सिपाही, कोई अफसर आप ले लें, दे आर रेडी टू गो टू वॉर, एंड स्पेशली विद इंडिया, क्योंकि इंडिया हमारा नंबर 1 दुश्मन है और उसने क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से लेकर आज तक उन्होंने हमारी जो इंटेग्रिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और लोग जो हैं, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को बताते हैं कि 47 में उनके साथ क्या हुआ था, कैसे मैसेकर जो ईस्ट पंजाब से जो लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए थे, कैसे कत्लेआम किया गया था। तो उसके रिवेंज की वजह से भी, उनकी हेट्रेड की वजह से भी, और दूसरा हमारे जो जज्बा ईमानी है उसकी कोई नहीं दीद नहीं है। मैं आपको ये भी बात बताऊं कि आजकल ये फीलिंग है कि शायद कौम जो है बिखर गई है। जब भी कोई इस मुल्क के ऊपर एक आफत आएगी, ख़ास तौर पे जो इंडिया से आएगी, ये कौम एकदम मुत्तहिद हो जाएगी। फिर वो ये नहीं देखेगी कि मैं लड़की हूँ या मैं आदमी हूँ, फिर औरत जो है वो आदमियों से बढ़ के ज़्यादा मोटिवेटेड है। तो ऐसी कौम को और ऐसी कौम की फ़ौज को कौन हरा सकता है? तो इसलिए ये तासुर कि वो शायद लेवल ऑफ मोटिवेशन वो नहीं रहा, नहीं, वो मोटिवेशन लेवल वही है, टेम्परेरीली इसको धचका ज़रूर लगा हुआ। लेकिन देखेंगे जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन होगी तो दिल भी बंद, और अगर कौम एक हो जाए तो फिर फ़ौज की स्ट्रेंथ तो कौम होती है, ऐसा ही है। और जो फ़ौज है वो कौम की स्ट्रेंथ होती है। तो इसलिए इट्स ए वेरी हैप्पी ब्लेंड ऑफ आर्मी एंड द नेशन। तो मैं समझता हूँ कि हमारी कौम में जज्बा अभी भी है और ये हर वक्त उजागर किया जा सकता है। इसको टेम्परेरी सेटबैक ज़रूर हुआ है, लेकिन ये कोई ऐसा बड़ा सेटबैक नहीं है जिससे हम रिकवर ना कर सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के यूथ को जिसके लिए आप मोटिवेशन है, आप रोल मॉडल हैं, कि आपने उस वक्त भी हिम्मत नहीं हारी, पीठ नहीं दिखाई, आपके साथ उन जवानों ने भी नहीं दिखाई, तो आज आप एक रोल मॉडल हैं, आप एज अ रोल मॉडल क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले उनको मैसेज देने की बजाय मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ जिन्होंने इस कौम को बनाना है जी। उनके लिए मैसेज ये है कि आप इनको दीनी और दुनियावी तालीम शुरू से, स्कूल से शुरू करें, ताकि ये जो है उनकी सोल में परमिएट करे कि इस्लाम क्या चीज़ है। अगर वो इस्लाम को समझ लेंगे तो फिर इस कौम को से आप कोई भी काम करवा सकते हैं। तो जो लीडरशिप है, दे हैव टू प्ले अ रोल, यू हैव टू प्रोवाइड तालीम, इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इनको जस्टिस मिलना चाहिए, इनकी बात को सुना जाना चाहिए, जो वो कहना चाहते हैं और वो जो समझाना चाहते हैं उनको हमें समझना चाहिए कि वो ये क्या चाहते हैं, क्योंकि देयर इज अ जनरेशन गैप एंड दिस जनरेशन गैप मस्ट बी ब्रिज्ड बाय द लीडरशिप। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द यंगर पीपल टू।
और हर कौम की जो स्ट्रेंथ होती है वो यंग जनरेशन होती है। ये स्ट्रेंथ है कौम की, यंगर जनरेशन। हमें वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन देम, ये लीडरशिप के लिए। जहाँ तक जवान बच्चों के लिए है, उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा, येस यू आर इमोशनल, आई नो, येस यू हैव बीन डिनाइड सर्टन थिंग्स, या आपको अच्छी तालीम नहीं दी गई, वो क्वालिटी की तालीम नहीं दी गई जो बाहर की दुनिया में, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई जो कि मिलनी चाहिए आपको, वो राइट्स नहीं दिए गए जो आपको मिलने चाहिए, वो ख्वाहिशात जो आप चाहते हैं पूरी होनी वो आप पूरी नहीं कर सके, आपको जस्टिस वो नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। लेकिन ये ज़िंदगी, क्या हमने ही हर एक चीज़ अपने लिए सोचनी है? अल्लाह का ताला का तो हुक्म है ह्यूमैनिटी का कि इट्स नॉट मी फर्स्ट, इट इज़ ही फर्स्ट। तो अगर ही फर्स्ट है, then you have to sacrifice for others. Learn this thing, develop this thing, humanity in yourself. कि हम एक गरीब आदमी को, एक जो हमसे कमतर है, जो तकलीफ़ में है, जो एंग्विश में है, हम पहले उसका ख्याल करें और उसके बाद अपना सोचें। तो अगर हम ये इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये कौम अल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना है, ये कौम मुसलमान है और ये हाईली मोटिवेटेड कौम है, इसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और मुझे यकीन है कि ये इंशाअल्लाह अब तक कायम रहेगी। सर थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। नाज़रीन, आपने ये देखा कि हमने शुरू किया उस जज्बे से जो 65 में था, और फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आए कि हमारे अंदर वो जोश भी है, वो जज्बा भी है कि हम लोग दुश्मन के सामने खड़े हो सकते हैं, वो ताकत भी रखते हैं, वो सलाहियत भी रखते हैं। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आए जो हमारा असल है, इंसानियत। पाकिस्तान इज़ ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, पाकिस्तान इंसानियत है। और हमारा यंगस्टर भी जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए और कुर्बानी और रियाजत का जज्बा होना चाहिए। अगर ये चीज़ें जो है मुज्तमा हो गई तो इंशाल्लाह आतिश नमरूद गुलो गुलजार होकर रहेगी। और नाजरीन, वो भी नहीं है, हमें बस अहद करना चाहिए, और अहद करते हैं कि खुदा करे कि अर्ज़ पाक पर उतरे। और ये दुआ भी है ना हमारी साथ में कि खुदा करे कि हमारी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे कि हमारी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जैसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ां को भी गुज़रने की मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सरसब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। घनी घटाएं या ऐसी बारिश बरसाएं कि पत्थरों से भी रोईदगी महाल ना हो। खुदा करे कि वक़ार इसका गैर फ़ानी हो, और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। हर एक फ़र्द हो तहज़ीबो फ़न का ओजे कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो।